एक महिला जिसे नारी शक्ति कहा जाता है, अगर उस नारी शक्ति के साथ ही गलत हो, तो उस नारी शक्ति को कौन न्याय दिलाएगा? आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला राजधानी जयपुर के अंदर सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पंकज सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं इस मामले की ओर। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर चोमू के सरकारी अस्पताल में एक दलित महिला, जी हाँ, एक दलित महिला अपना ऑपरेशन करवाने गई थी। लेकिन उस महिला को क्या पता था कि उसके साथ सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की जगह रेप कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये रेप करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, वहां के डॉक्टर ही हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहना महिला का है। साथ ही महिला ने ये भी बताया कि जब वह अपने पति के साथ में चोमू थाने में अपनी गुहार लगाने गई तो पुलिस उसके साथ वापस अस्पताल आती है और उसके पति के साथ ही मारपीट करती है। इस पूरे मामले को दबा दिया जाता है, लेकिन महिला इस मामले के अंदर अपनी गुहार लगाते हुए हमारे पास पहुंचती है और इस पूरे मामले को हम तक बताती है। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले की ओर। राजधानी जयपुर के अंदर से चोमू सरकारी अस्पताल में दलित महिला अपने ऑपरेशन के लिए वहां पर गई थी, पर ऑपरेशन थिएटर में दलित महिला के साथ डॉक्टरों ने रेप किया। इस घटना की जानकारी दलित महिला एवं उसके पति द्वारा संबंधित पुलिस थाना चोमू पर जाकर के बताई गई है। फिर चोमू पुलिस पीड़ित महिला एवं उसके पति को वापस हॉस्पिटल लेकर आती है और पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद पीड़ित महिला के पति से ही पुलिस मारपीट कर कहती है, रेप करके दिखाओ कैसे होता है। ऐसे में चोमू पुलिस ने डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए डॉक्टरों की पुलिस से मिलीभगत कर पीड़ित महिला एवं उसके पति को धमकाया जाता है। साथ ही कागज पूर्ति के नाम पर मुकदमा दर्ज कर फिर डॉक्टरों द्वारा सीधे सीधे शब्दों में कहा जाता है कि अगर किसी और को जाकर कहोगे तो जान से मार देंगे। ऐसे में पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी थी। उसी बीच एक आदमी आता है और अपने आप को एडवोकेट बताते हुए उस दलित पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठता रहा। इसी बीच उस एडवोकेट द्वारा ना तो कोई कोर्ट में फाइल पेश की गई, ना ही उस महिला को न्याय दिलाया। ऐसे में आस लगाकर बैठी पीड़ित महिला डीसीपी ऑफिस पहुंची, फिर भी महिला को कोई न्याय नहीं मिला। आखिरकार महिला फिर कोर्ट पहुंची और खुद से अपना वकील किया। अब देखने की बात यह है कि पीड़ित महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर उस मुकदमे पर एफआईआर लगा दी जाती है। पुलिस एवं डॉक्टरों की मिलीभगत से यह सब किया। अब देखने की बात यह रह गई कि आखिरकार इस पीड़ित महिला को न्याय कौन दिलाएगा और आखिरकार इस पीड़ित महिला को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं। कहते हैं न्याय मिलने से पहले आदमी हताश कब होता है, जब उसको कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे बीच एक दलित महिला है जिनके संग गलत हुआ, डॉक्टर ने करा और उनको न्याय कब तक मिलेगा उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। उनके संग क्या क्या हुआ, तो बताएं आपके संग क्या क्या हुआ, पूरी घटना बताएं। मेरे साथ उसके बाद में बहुत काम होने के बाद में आपके संग गलत काम जो हुआ वो कितने जनों ने मिलकर करा? 3 डॉक्टर थे, कंपाउंडर था। उसके बाद में फिर उसके बाद में मैंने चलाई, मैंने बाहर तो उसके बाद मेरे सास आई और बाहर तो मेरी सास को बाहर गया, फिर दोबारा मैंने दो फिर दोबारा मेरी सास आई। फिर आपने मेरी सास को क्या बोला, कसम कर रहे थे नहीं बैठ के उनको विवाह होगा। फिर मेरी सास चली गई। फिर उसके बाद में मेरा आदमी आ गया, मेरा आदमी मेरे को उसके बाद वकील का नाम क्या था?
मैं यहाँ मैं रहता तो उसके पास ही मैंने गई, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें लिखवा के बताया, तो वो बोला कि अब कार्रवाई हो जाएगी। तो वो हमारे ये 8 नंबर थाना से आया और हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे मेरे पूरी लिखापटी करके उसके बाद में खाना मेरा आदमी का दिए फिर वहाँ पे मेरा आदमी का वहीं बंदे का कंप्यूटर बनाया। फिर मैं वकील के साथ तो वकील के साथ ये बात हो रही है, तो वकील साहब जब कहना कोई बात नहीं पढ़ाएगा तुम आ जाओ। तो मैंने वहाँ से 7:30 बजे गई थी रात। फिर उसके बाद मैं वकील बोला कि मेरे पास आना, तो उनके पास करनी है, उसके पास दिए भूल जाती फिर कोई बात नहीं आप आ गए दिए लगे मेरी कोई कार्रवाई नहीं थी। तो क्या उसने पैसे लिए वकील ने आपसे? मेरे से पैसे ले लिए 1000 रुपये लिए। जब मैं कोई से नंबर था मिला मेरे को, तो मेरे जगह अच्छी ओपन चीज़ तो मैं उसके पास लेके आई, तो वो बोले मेरे को 1000 रुपये मेरा पेमेंट हो गया, कुछ और भी बोला तो भाई साहब मैं तुमको 1000 रुपये है ये ले सकता, तो ठीक है 1000 रुपये दे दो फिर बाद में दे दो। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दौसा जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विकास माल को पैरामेडिकल काउंसलिंग दौसा अध्यक्ष पद पर किया नियुक्त। आपको बता दें, ऑल राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग जयपुर की बैठक में की गई नियुक्ति। प्रदेश अध्यक्ष जतन कुमार ने विकास माल को कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए किया नियुक्त। विकास माल की नियुक्ति पर लोगों ने की खुशी जाहिर। आपने देखी दौसा जिले के सिकंदरा में भारी बारिश के चलते हुए NHAI कंपनी की पोल खुलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि पानी निकास की व्यवस्था ना होने के कारण रोड पर पानी भरता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित डाबर ढाणी में भारी बारिश के कारण हाईवे के दोनों तरफ पानी से रोड लबालब हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि NHAI कंपनी द्वारा हाईवे पर पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बारिश के मौसम में पानी रोड पर जमा हो जाता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इसी जगह गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बावजूद भी बारिश के पानी के निकास की कंपनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। आसपास के लोगों ने बताया कि राहगीरों को भी रोड पार करने में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो दौसा जिले से आ रही है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा बना गंदगी का अड्डा। आपको बता दें कि पानी का जगह जगह भराव बीमारियों को दे रहा है निमंत्रण। गंदगी के ढेर से दुकानों का जीना हुआ दुर्लभ। आपको बता दें कि प्रशासन की उदासीनता बनी लोगों की मुसीबत। गली मोहल्ले गंदगी से पड़े हैं अटे। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली कहावत हुई चरितार्थ। प्रशासन का मुख दर्शन बने रहना गंभीर बीमारियों को दे रहा है जन्म। आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था नहीं हुई सुचारू तो ले सकती है नई नई बीमारियों का जन्म। आइए नजर डालते हैं जालोर आहोर की ओर। आपको बता दें कि जालोर आहोर में मनरेगा श्रमिकों द्वारा बिजली गांव में चारागाह भूमि पर पौधारोपण का कार्य किया गया। आहोर विधानसभा क्षेत्र के भादाजून निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोरड़ा बिजली गांव में मनरेगा श्रमिकों के द्वारा चारागाह भूमि पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए मनरेगा श्रमिकों के कार्य योजना के तहत चारागाह भूमि पर पौधारोपण किया गया है। इस दौरान बिजली गांव के लोगों ने बताया कि पेड़ पौधों से पेट भरने के लिए फल, सब्जियां और फल फूल मिलता है। इनसे जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी मिलती है। इनके बिना कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकते और पेड़ पौधों से कई प्रकार की औषधियां मिलती हैं। पेड़ों के बिना जीवन अधूरा है। पेड़ पौधों मानव जीवन का आधार हैं, पर बढ़ती आबादी के कारण नियमित रूप से वन कम हो रहे हैं और हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा और मनरेगा श्रमिकों के कार्य योजना के तहत चारागाह भूमि पर
लगभग 500 से 600 पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया और पौधों की नियमित रूप से सेवा करने का भी संकल्प लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड पंच अशोक कुमार चौधरी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पुरुषोत्तम रामावत, पत्रकार लक्ष्मण आंजना, समाजसेवी सुरेंद्र कुमार रामावत, केवल राम चौधरी, चेनाराम चौधरी, जोराराम जगमाल सिंह, बीएसपी अध्यक्ष कालूराम सरगरा, दीपक पटेल जैसाराम, निर्मल हीराराम, कैलाश एसएमसी अध्यक्ष कानाराम चौधरी, हीराराम मेघवाल सहित कई अन्य बिजली गांव के ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ग्रामवासियों एवं मनरेगा श्रमिकों ने पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। युवा वर्ग के सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने तन मन धन से सभी की सहायता की है और कई लोगों ने तो अपना खुद के पैसा लगा के भी काम कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी करवा रहे हैं और सक्सेस होने के पूरा वादा कर रहे हैं। कभी यहाँ से कम 300 पौधे तो सक्सेस करना ही है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। वास्ते पौधा अच्छे कॉम करे रिया पौधा रोपे रिया है, कोई भी अतिक्रम गोसर में नहीं करे, इन वास्ते पौधा रोपे रिया हो नरेगा में और कॉम चालू करे रिया है ने कॉम एड़ो है कि फास्ट कॉम करे रिया है। 300-400 पौधा रोपना है, जबकि વધારે के 600 खादा तो खा दिया बरा 600 पौधा है। हाँ 600 पौधा रोपना है, अच्छो कॉम आले रियो है ना। आज सब जना आया बिजली का युवा है जो हैंग नाम लिक्विड है, हैंग तन मन धनु कॉम करे रिया है जो धन्यवाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है रामगढ़ पचवारा से। जिले के रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर वीर तेजा जी के मेले का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि भक्तों के आगे सरकार की एडवाइजरी की उड़ी धज्जियां। तेजा दशमी के मेले पर सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने लगाई टोक। आपको बता दें कि वीर तेजा मेला चढ़ा परवान। सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने अपनी कामना की मांगी मन्नत। तेजा दशमी के मेले ने सरकार की एडवाइजरी को दिखाया ठेंगा। भक्तों के आगे कोविड-19 बना बोना। आपको बता दें कि कमेटी के अनुसार इस बार नहीं निकलेगी गाजे-बाजे से तेजा जी की बिनोरी। क्या कोरोना महामारी के चलते क्या इस वर्ष तेजा जी की बिनोरी निकालोगे आप लोग? नहीं, बंदोरी तो कड्डे की पड़े, गाजा बाजा कौन जाओ। केवल मात्र 5-6 जने जार झंडो चढ़ाया होगा, नारियल बताया होगा। कहाँ पर चढ़ाओगे? हाँ बालाजी का। बालाजी के। क्या इस वर्ष तेजा जी महाराज की यात्रा वगैरह शोभा यात्रा निकालोगे? हाँ निकालेंगे साहब, पर 2-5 जना जार बालाजी के चढ़ाया होगा झंडो, नारियल बताया होगा। राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हो, केवल मात्र झंडा चढ़ाओगे आप? हाँ। एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर आज जेईई नीट की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, जिसके अंतर्गत सचिन पायलट भी वहां मौजूद रहे। मीना जी, अशकली जी, गंगा देवी जी, फारिक साहब, अमीन काकी जी, अर्चना जी, ज्योति खंडेलवाल जी, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, साथियों, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई ने मिलकर देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आज है इन परीक्षाओं को लेकर, उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में और प्रदेश की राजधानी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठकर मुद्दा है। देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है उसके चलते राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के लोग बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? आप देश भर में लाखों लोगों को, बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो। कोरोना की महामारी का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ राजस्थान में पूरे देश में बढ़ रहा है। 70-75 हजार कल आए थे कोरोना पॉजिटिव। और कल्पना कीजिए जो लोग, बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, होटल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे शहर सेंटर तक जा पाएंगे? और उस शहरों के अंदर कई कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रह, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां बच्चे कैसे निकल पाएंगे? और ये बोल देना कि अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षाएं हो रही हैं, इसलिए पूरे देश में हम नीट और जेईई की परीक्षा कराएंगे,
हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं कि ये गलत है। लोगों के भविष्य के 11-12 महीने की खिलवाड़ की बात नहीं है। आप पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे स्वास्थ्य का ढांचा, लाखों बच्चे रहते हैं, उनके घर में लोग रहते हैं, उन सबको आप संक्रमण के खतरे के सामने डालना चाहते हो जानबूझ के। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना पूछ के नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों को, गरीब को, अमीर को, सबको संक्रमण हो रहा है। हम सब अपनी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन कब किसको हो जाए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे। वहाँ बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है दौसा जिले से। भाषणा गांव में विधवा महिला को मारपीट कर घर से निकालने की धमकी देने का मामला आया सामने। आपको बता दें कि महिला ने पुलिस थाना नांगल राजावतान में पहुंचकर लिखित में पुलिस को दी सूचना के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित महिला लगा रही है 3 दिन से थाने के चक्कर। आपको बता दें कि महिला ने कहा है कि न्याय नहीं मिला तो मेरी मौत का जिम्मेदार होगा प्रशासन। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकराय में अलग अलग जगह पर कीचड़ एकत्रित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिकराय उपखंड क्षेत्र की नवगठित ग्राम पंचायत गनीपुर के मुख्य रास्ते में जगह जगह कीचड़ जमा होने के कारण राहगीरों को खासी की परेशानी हो रही है, जिसे लेकर के गनीपुर गांव के लोगों ने गांव में ही विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश भी जताया है। गनीपुर गांव निवासी बलराम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत गनीपुर के मुख्य रास्ते में हरसहाय पटेल के मकान से जयलाल के मकान तक सड़क पर भारी कीचड़ जमा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गनीपुर गांव में से मेहंदीपुर, बालाजी, उदयपुरा, भालपुर, नांदरी, नाहर, खोरा, लाखनपुर, टेढ़ी बास, बसेरी सहित अन्य गांवों को रास्ता जाता है तथा इसी रास्ते से सिकराय उपखंड मुख्यालय के लिए दिन भर लोगों को आना जाना लगा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही जमा कीचड़ के कारण आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती हैं। सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग की है, जिसकी सफाई नहीं होने के कारण गांव वालों एवं आने जाने वाले व्यक्तियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या है सर? ये जो रास्ता है आंगनवाड़ी से बाबू हरिजन तक सन 99 में ये सीसी रोड बना हुआ है। अब फिलहाल की स्थिति ये है, आगे से ये ऊंचा होने के कारण इसमें बरसात का पानी भर जाता है और बच्चों को साधन आने जाने में परेशानी हो रही है। आपने इसकी शिकायत भी की है कहीं? इसकी शिकायत एसडीएम को की थी और सेक्रेटरी साहब को की थी, तो आज तक कोई निदान नहीं हुआ। तो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस समस्या से हमको निजात दिलवाए। आपका नाम? पप्पूराम मीणा, गांव गनीपुर। आज आपने जो इकट्ठे हुए हैं किस मांग को लेकर हुए हैं? हमारे गांव में गनीपुर में बहुत पहले से जो सीसी रोड बना हुआ है उस पर चारों ओर से जो मिट्टी डली हुई है और पानी के नाली वाली सारी चौक पड़ी हुई है, पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो पूरा सीसी पर कीचड़ भरा पड़ा है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर आज 23वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा, जिसके अंतर्गत बच्चे, बूढ़े सहित महिलाएं भी शामिल रहीं। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय सहित कई जिलों में भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों का धरना प्रदर्शन आज 23वें दिन भी जारी रहा। भारत बचाओ भूमि संघर्ष कमेटी के बैनर तले किसानों के धरने में बच्चे और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बूढ़े किसान भी धरने में शामिल हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे में जमीन अवाप्ति का मुआवजा को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों की माने तो चाहे उनकी जान चली जाए, मगर जब तक उनकी ज़मीन और 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। किसानों के नेता चौधरी रमेश धड़ाल ने वीडियो जारी कर किसानों को गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रखने की नसीहत दी है। उपखंड रामगढ़ पचौरे के गांव बिडौली, बाढ़ मुंडिया, रामपुरा, देवली गांव, अरनिया और डूंगरपुर में किसानों के साथ महिलाएं भी धरने में भाग ले रही हैं। भारत माता परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 148 एन में अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में
किसानों के बच्चे और महिलाएं भी धरने में सरकार को कोस रहे हैं। जमीन अधिग्रहण कानून 2013 में बाजार तय कर बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा का प्रावधान होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से प्रदेश का किसान राज्य सरकार और भारत सरकार कोस रहा है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन अरनिया, गोपाल मीणा बड़कापाड़ा, भरत लाल मीणा लाखनपुर, तहसील अध्यक्ष पप्पूलाल मीणा सहित कई लोग अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार। आज राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर में जो किसानों के साथ ज्यादती हुई मुआवजे को लेकर उसके संदर्भ में बहुत सारे जिलों में मेरे नेतृत्व में आंदोलन चल रहे हैं और हमने सबूत जुटा करके कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करके ये सिद्ध कर दिया है कि केंद्र के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी इसमें दोषी हैं। त्रुटियां नहीं की, षड्यंत्र के तहत गलत कार्य किया, किसानों का नुकसान पहुंचाया। अब ये संक्षेप में मामला क्या है? केंद्र सरकार के अधिकारियों ने गलत गाइडलाइन जारी की जिसके लिए वो अधिकृत नहीं थे, क्योंकि देश की संसद ने एक कानून बना रखा है और संसद की धाराओं की व्याख्या करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना, अपनी गाइडलाइंस जारी करना, इसके लिए केंद्रीय सरकार के पास शक्ति नहीं थी। और दूसरी तरफ जो राजस्थान की राज्य सरकार के कलेक्टर हैं, इनकी जिम्मेवारी थी कि वो जमीन अधिग्रहण से पहले जो डीएलसी रेट है, मार्केट दर है, उसको अपडेट करें, रिवाइज करें, जो इन्होंने नहीं की। और इस प्रकार से केंद्र सरकार ने गलत गाइडलाइन जारी की और राज्य सरकार ने गलत गाइडलाइंस को माना और दोनों सरकारों के अधिकारियों ने जो कानून के अनुसार, संसद के बनाए हुए कानून के अनुसार जो जिम्मेवारियां थी उसका निर्वहन नहीं किया और इसमें दोषियों की सजा बनती है। इसलिए हम धरने पे बैठे हैं और कभी कभी अब पुलिस जाति का शिकार आपने देखा, नापसर थाने का उदाहरण आपके सामने, बीकानेर जिले में, और किसानों ने 3 दिन तक थाने का घेराव करके रखना पड़ा। तो मेरा सभी किसान साथियों से एक निवेदन है कि आप अपने आंदोलन को जारी रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और उसके साथ में कोविड-19 से भी अपने आप को बचाना, मास्क जरूर पहनना है और आप डटे रहें। हमारा ये संविधान आंदोलन है, इस संविधान आंदोलन की वजह से बहुत जल्दी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपके सामने झुकने पर मजबूर हो चुकी है और नहीं झुकी तो आपका मुआवजा तो मिलेगा, मैं कानून के अनुसार आपको भरोसा दिलाता हूं, लेकिन इन अधिकारियों को भी सजा जरूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों, बहुत सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ आप डटे रहें, लेकिन साथ में कानून का पालन करते रहें, क्योंकि हमारा आंदोलन संविधान आंदोलन है। नमस्कार। आइए नजर डालते हैं 12 जिले की। आपको बता दें कि 12 जिले के अंदर लॉकडाउन के चलते हुए यात्री भार में कमी देखने को मिली है, जिसका सीधा सीधा असर रोडवेज के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रोडवेज के अंदर 15% कमी देखने को मिली है, जिसके चलते हुए भारी नुकसान भी रोडवेज को झेलना पड़ रहा है। 12 जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एक बार फिर से प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लॉकडाउन में जहां आमजन परेशान है, वहीं सरकारी उपक्रम में चलने वाले नियम ऑफिसों की हालत किसी से छुपी नहीं है। 12 में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाने से रोडवेज बसों में यात्री भार में कमी आई है। वहीं 12 रोडवेज को लॉकडाउन की अवधि में लाखों का घाटा भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही यात्री भार के चक्कर में यात्रियों को बस में चलने के लिए 1 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। साथ ही पिछले 4 दिनों जारी लॉकडाउन में 15% यात्री भार कमी आई है और बसों में 10 से 15 यात्री ही रोडवेज में सफ़र करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में रोडवेज प्रबंधक सुनीता का कहना है कि हमारी बसों का यात्री भार 15% कम हुआ है। साथ ही 41 रूटों में अभी हमारी बसें संचालित हैं, जिससे हमें राजस्व को लेकर के नुकसान हो रहा है।
और इस लॉकडाउन की वजह से रोडवेज के यात्री व्यवहार में करीब 10 से 15% कमी आई है। पहले से ही कोरोना लंबे टाइम से जो लॉकडाउन रहा है उसकी वजह से यात्री व्यवहार तो पहले से ही जो पिछले साल है उसकी अपेक्षाकृत हमारा कम चल रहा है। फिर उसके बाद जब ये शहर में वापस से लॉकडाउन हुआ है उससे और भी गिरावट आ गई है यात्री व्यवहार में। देखिए हमारी टोटल जो है 41 शेड्यूल संचालित है हमारे, तो हमारे जो है यात्री व्यवहार हमारा करीबन वेरिएट होता है तो 60% करीब आ रहा है एवरेज। और यात्रियों की संख्या कभी कभी तो बस में बहुत ही कम रह जाती है, 10-15 यात्री भी नहीं होते हैं कभी कभी तो, लेकिन हम सुविधा देने के लिए कंटिन्यू हमारी सेवाएं संचालित कर रहे हैं। 12 रूट पे 4 तो हमारी नॉन स्टॉप सेवाएं चल रही हैं जो 3-3 ट्रिप करती हैं। इसके अलावा अन्य बसें जो जयपुर की हैं, ब्यावर जैसे ब्यावर वाली है, उदयपुर वाली है। इसके अलावा लोकल बसें जो कस्बा थाना से आती है और नाहरगढ़ से आती है वो भी संचालित है। ऐसे कोई नहीं है कि चालू करके बंद किए, वो रीशेड्यूलिंग करी है हमने। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकराय में प्रेम एसोसिएट कंपनी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जीएसटी के संबंधित सभी सूचनाएं सभी लोगों को दी गई। दौसा जिले के सिकराय में प्रेम एसोसिएट कंपनी सिकंदरा द्वारा सिकराय तहसील के ग्राम मानपुर में जीएसटी जागरूकता अभियान के दूसरे चरण में लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक किया और साथ ही जो व्यापारी जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं उसके बारे में लोगों को भी बताया गया। साथ ही जीएसटी से होने वाले फायदे के बारे में चर्चा की। उन्होंने रिटर्न्स नहीं भरी है, उनको समय से रिटर्न्स भरने के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही जीएसटी से कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम के बारे में लोगों को बारीकी से बताया गया। प्रेम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान प्रत्येक गांव में चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। हम लोगों ने पहला चरण बैराउंडा के अंदर कंप्लीट किया, अब हमारा सेकंड चरण है जो हम लोग मानपुर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं बाज़ार के अंदर। तो हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जहाँ पे छोटे छोटे और बड़े व्यापारी हैं, जहाँ पे लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक नहीं है या वो लोग जानते नहीं हैं, और हर जगह हर गली मोहल्ला हर जगह जाके लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आप जीएसटी में किस हिसाब से काम करो, क्या जीएसटी के फीचर्स हैं, वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जिन्होंने भी जीएसटी की रिटर्न्स नहीं भर रखी है अभी तक की, जिनकी पेंडिंग चल रही है, रिटर्न्स टाइम से नहीं भर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि आप जीएसटी की रिटर्न्स टाइम से भरें। और आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कुछ समय से राजस्थान के अंदर चल रहे लगातार घमासान के बीच में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के असमंजस में बने हुए थे। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं थी वह कभी रद्द कर दी गई थी तो कभी उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। इसको लेकर के लगातार यह खबर बनी हुई थी। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह सामने दे दिया कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अब करवाया जाएगा। जी हाँ, फाइनल ईयर की परीक्षाएं अब वापस से करवाई जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला कर सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। देश में उच्च शिक्षा के मानदंडों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये छात्रों के भविष्य का मामला है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षा के मानदंडों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इस मामले में छात्रों की तरफ से अदालत में वकील आलोक श्रीवास्तव पेश हुए हैं। साथ ही छात्रों और संस्थानों ने दाखिल की थी याचिका
आपको बता दें कि यूजीसी के इस कदम को लेकर देश भर के अलग अलग संस्थानों के कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग भी की गई थी। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद से ही परीक्षा कराए जाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल में खतरनाक वैक्सीन नेशनलिज्म वैक्सीन आने से पहले ही अमेरिका ने 45,000 करोड़ की डील की। ब्रिटेन के पास आबादी से 6 गुना ज़्यादा डोज होंगे। स्वाइन फ्लू के वक्त दुनिया ने भुगते थे इसके नतीजे। कोरोना देश लाइव में आपको बता दें कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 76,826 मरीज बढ़े हैं। 6 दिन में तीसरी बार 70,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। देश में अब तक 33.84 लाख केस सामने आए। सुशांत केस में सीबीआई जांच के 8वें दिन में आपको बता दें कि एनसीबी की जांच आज से शुरू होगी। एम्स आज सौंप सकता है पोस्टमार्टम की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सुशांत की बहन ने कहा कि रिया अपनी आत्मा को क्या जवाब देगी। कोरोना के बीच कॉलेज परीक्षाएं फाइनल ईयर के एग्जाम 30 सितंबर से पहले करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कई राज्य परीक्षाएं करवाने के खिलाफ भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं महेश भट्ट से चैट के सवाल पर रिया ने कहा कि एक्ट्रेस बोली, क्या मैं किसी से सलाह भी नहीं ले सकती? हाँ, मैंने सुशांत का घर छोड़ने के बाद भट्ट साहब को मैसेज किए थे।